हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी इन द क्लास। सो आज हम फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू पर्पज से। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट इंटरव्यू वगैरह में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। लाइक ये इन डेप्थ तो नहीं पूछते, बट एक बेसिक आइडिया पूछते कि फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या होता है। हम जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब ड्रॉ करते हैं लाइन वगैरह को, हम जो बताते हैं स्पेक्ट्रम को, तो उसमें वर्टिकली क्यों बताते हैं, उसका रीजन क्या है। और अगर अच्छे से समझना है तो उससे पहले हमने स्टार्टिंग में एक बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन समझा था, जिसमें हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को हम सेपरेटली, जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सेपरेटली सॉल्व कर रहे होते हैं। मींस हम मानते हैं कि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, इसलिए हम न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मोशन, और जब न्यूक्लियस को हम रेस्ट पे मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन को मोशन में मान लेते हैं। और जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें वेव फंक्शन को, इलेक्ट्रॉनिक का वेव फंक्शन एंड न्यूक्लियस का वेव फंक्शन हम सेपरेटली लिख सकते हैं। और उसके बाद हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पर हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करा। और हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को दोनों को अगर मोशन में मान लेते और सॉल्व करते, तो मतलब सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और उसका कैलकुलेशन करवाना काफी डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन हमें ये बताता है कि तुम न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान सकते हो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है न्यूक्लियर के कंपैरिजन में। सो हम इलेक्ट्रॉन को सॉल्व कर रहे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को हम रेस्ट पर मान लेते हैं। उसी बेसिस पे हम आज फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल हमें यही बताएगा कि जो हमारा जो रोटेशन और वाइब्रेशन में हमारे ट्रांजिशन होते हैं, हम जिसको हम वर्टिकली शो करते हैं, उसको हम वर्टिकली क्यों शो कर रहे होते हैं। और जिसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो इतना फास्ट होता है कि न्यूक्लियर को हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि वो अपनी पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। इन सबको डिटेल में ओवरव्यू के साथ हम समझेंगे कि फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी एप्लीकेशन क्या कहाँ है और इसका यूज कहाँ पे है। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व का कर्व है। और ये इसमें देख रहे होंगे कि हमारे पास जो ट्रांजिशन बता रहा, हम एक वर्टिकल ट्रांजिशन बता रहा, हम एक इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के ट्रांजिशन में कहाँ पे होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, ओवरलैप, फ्रैंक ओवरलैप इंटीग्रल क्या होता है, इन सबको हम समझेंगे डिटेल में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या होता है। सो फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल स्टेट करता है, जो कि मैं एक ओवरव्यू दे दिया हूं, फिर भी समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑक्योर्स सो रैपिडली, मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऑक्योर होता है सो रैपिडली दैट द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई मच रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। मींस व्हाट दे आर टेलिंग दैट कि इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑक्योर्स सो रैपिडली that the position of the nuclei remains unchanged during the transition। मींस इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि न्यूक्लियाई की पोजीशन अनचेंज रहती है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। मींस न्यूक्लियाई कहीं मूव, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो न्यूक्लियाई की पोजीशन को हम रेस्ट पे मान लेते हैं। मींस न्यूक्लियाई की पोजीशन अनचेंज रहती है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, बेसिक प्रिंसिपल यही बता रहा है कि फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि न्यूक्लियाई की हम पोजीशन को अनचेंज मान लेते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। मींस टाउ मींस टाइम ऑफ न्यूक्लियर इज सो मच लार्ज एज कंपेयर टू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव बिफोर द न्यूक्लियर कैन रिस्पॉन्ड। मींस इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट मूव कर जाता है कि जब तक कि न्यूक्लियर रिस्पॉन्ड करता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 सेकेंड होता है, और न्यूक्लियर का टाइम होता है 10⁻⁻13 सेकेंड होता है। मीन्स न्यूक्लियर बहुत ज्यादा टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के, बिकॉज न्यूक्लियर का मास भी ज्यादा है, सो वो टाइम लेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक का मास बहुत कम है, सो वो फास्टली रिस्पॉन्ड कर देता है और फास्टली मूव कर जाता है। मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। न्यूक्लियर की पोजीशन अनचेंज रहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में।
मीन्स अगर हम इसका और डिटेल में इसका फिजिकल मीनिंग समझें तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट, हम बोल सकते इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑलमोस्ट, मतलब मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। मीन्स मास ऑफ, हमें एक चीज इस रिलेशन से पता, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स मास आर ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लाइटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, lighter than the mass of proton, therefore they move much faster than nuclei। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में। सो इसी कारण इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करते हैं किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। हम इसलिए बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज नियरली इंस्टेंटेनियस। मींस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन मींस जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली वो फास्टली रिएक्ट करते हैं और फास्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर जाते हैं, जबकि न्यूक्लियर का ट्रांजिशन बहुत स्लो होता है। मींस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज नियरली इंस्टेंटेनियस, मींस जैसे ही तुमने एनर्जी दी वो इंस्टेंटली मूव कर जाए। अब नाउ हमें समझना चाहिए कि हमें फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है, व्हाई इज फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड। मींस मैं फर्स्ट पॉइंट ये कि फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल को हम समझा पाए कि फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि न्यूक्लियस की पोजीशन अनचेंज रहती है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मास बहुत कम होता है। सो न्यूक्लियर रिस्पॉन्ड बहुत स्लोली करता है और इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड बहुत फास्टली कर देता है। जब तक न्यूक्लियर के पास इंफॉर्मेशन पूछती है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर चुका था, मीन्स हम मान सकते हैं कि न्यूक्लियर की पोजीशन अनचेंज रहती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब हम बोल सकते हैं फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है। सो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। एक तो हमें इंटेंसिटी पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बाइब्रोनिक ट्रांजिशन के लिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के लिए, फ्लोरेसेंस के लिए, फॉस्फोरेसेंस के लिए। एक तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इट एक्सप्लेन कर रहा है, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जो इलेक्ट्रॉनिक का स्पेक्ट्रा होता है वो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल की मदद से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बाइब्रोनिक का ट्रांजिशन, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस का फिनोमेना को हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर हम विदाउट फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल कि हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हम फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल को अगर हटा दें तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक का स्पेक्ट्रा आता है मींस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को, उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसका बेसिक एज्यूप्शन समझे, बेसिक एज्यूप्शन क्या रहा है इसके बेसिक एज्यूप्शन, सो हम बोल सकते हैं द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन। सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। So internuclear distance remains constant during transition. Means R initial is equal to R final. Means intermolecular distance constant रहता है during electronic transition. This is called vertical transition. इसलिए हमारे पास vertical transition आ रहा होता है। Means न्यूक्लियर की पोजीशन जब इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हो रहा होता है न्यूक्लियर की पोजीशन अनचेंज रहती है। मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहती है। सो इसलिए हमारे पास वर्टिकल ट्रांजिशन आ रहा होता है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांजिशन। अब ये देखिए हम इसमें ग्राफ के थ्रू हम समझाएंगे इसको अच्छे से। फ्रैंक कोंडन डायग्राम इसको कहते हैं। इसमें एक तो हमारे पास एक यहाँ एनर्जी का ग्राफ है और यहाँ हमारे पास डिस्टेंस का ग्राफ है। सो यहाँ देखिए एक हमारे पास एक स्टेट ये है और एक मीन्स हमारे पास ये S1 है और ये S0 है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन होता है वो तो ट्रांजिशन वर्टिकल होगा। मींस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट बिफोर द न्यूक्लियाई हैव इनफ टाइम टू मूव। मींस जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता लाइट को बिफोर द न्यूक्लियाई हैव इनफ टाइम टू मूव, जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता लाइट को बिफोर द न्यूक्लियाई हैव इनफ टाइम टू मूव। मैथमेटिकल थ्योरी की बात करें हम इसको और समझने के लिए, सो इसमें एक फ्रैंक कोंडन फैक्टर आता है जो कि इंटरव्यू वगैरह में पूछता है फ्रैंक कोंडन फैक्टर क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम। सो इसका मैथमेटिकल थ्योरी क्या बता रही है। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ओवरलैप ऑफ द टू वाइब्रेशनल
वेव फंक्शन मीन्स ट्रांजिशन होगा एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैंक क्वांटम फैक्टर से ही पता करता है मींस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द ओवरलैप ओवर टू वाइब्रेशनल वेव फंक्शन मींस दो वाइब्रेशनल वेव फंक्शन पर डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा मींस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैप ओवर टू वाइब्रेशनल वेव फंक्शन जिसको फ्रैंक क्वांटम फैक्टर से हम डिफाइन करोते हैं फ्रैंक क्वांटम फैक्टर इंटीग्रल साई इनिशियल साई फाइनल डी आर का होल स्क्वायर मींस हम बोल सकते हैं इसमें इनिशियल वेव वाइब्रेशनल वेव फंक्शन फाइनल वेव वाइब्रेशनल वेव फंक्शन इनिशियल वाइब्रेशनल वेव फंक्शन फाइनल वाइब्रेशनल वेव फंक्शन और अगर इसका हम फिजिकल मीनिंग को समझें सो लार्जर ओवरलैप हमारे पास होगा जितना ज्यादा ओवरलैप होगा जी हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास एक ये वेव फंक्शन है और हमारे पास दूसरा भी वेव फंक्शन एग्जैक्टली इसी टाइप का आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे वेव फंक्शन ओवरलैप 0 है मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजिशन मिनिमम होगी मींस लार्ज ओवरलैप है सो इसके करस्पॉन्डिंग हाइयर प्रोबेबिलिटी होगी और ग्रेटर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होगी मींस जहाँ पे लार्जर ओवरलैप होगा वहां पे हाइयर प्रोबेबिलिटी होगी और उसी के करस्पॉन्डिंग ग्रेटर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होगी ना अगर हम ट्रांजिशन इंटेंसिटी की बात करें सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैंक क्वांटम फैक्टर फ्रैंक क्वांटम फैक्टर सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई इनिशियल साई फाइनल डी आर मॉड डी आर स्क्वायर सो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम ओवरलैप होगा तो हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा जितना ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मींस जितना हमारे पास मैक्सिमम ओवरलैप होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी आएगी उसी के करस्पॉन्डिंग ना अगर हम रिलेशन की बात करें रिलेशन विद बॉर्न ओपर हैमर अप्रोक्सीमेशन के साथ सो हम बोल सकते हैं बॉर्न ओपर हैमर अप्रोक्सीमेशन क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर के वेव फंक्शन को सेपरेटली लिखता है क्योंकि हम न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लेते हैं जिसमें हमारे पास साई क्या इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है और साई एन न्यूक्लियर वेव फंक्शन है सो फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम दिस अप्रोक्सीमेशन सो फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल डायरेक्टली फॉलो करता है दिस अप्रोक्सीमेशन ना अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें हम तो इसके एप्लीकेशन में हम बोल सकते हैं तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस लेजर फिजिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्वांटम केमिस्ट्री एंड एटमॉस्फेरिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सो इसके एप्लीकेशन में एक तो हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज कर रहा होता है फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस में यूज कर रहा होता है लेजर फिजिक्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्वांटम केमिस्ट्री में या फिर एटमॉस्फेरिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नाउ हम इसके फाइनल फॉर्मूला सीट की बात करें सो टाइम ऑफ न्यूक्लियर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन so initial and final position remains same of a nuclear position frank quantum factor so modulus of psi initial so psi final dr mod square intensity is directly proportional to frank quantum factor and psi is equal to psi electronic plus psi nuclear now ये जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले सबसे पहले पूछेंगे स्टेट फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल व्हाई आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर वर्टिकल व्हाई डू nucleus remains stationary derive frank quantum factor explain overlap integral क्या होता है why do absorption bands have different intensity absorption bands में different intensity क्यों आती है explain vibronic transition क्या होता है relation with bond upper hammer approximation क्या होता है why is fluorescence recepted application of molecular spectroscopy इन सब क्वेश्चनों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सो हम एक बार फाइनल लाइन जो कि इंटरव्यू के लिए हमें समरी के लिए जरूरत होगी फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑक्यूर मच फास्टर देन न्यूक्लियर मोशन तो फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल हमें बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑक्यूर होता है मच फास्टर देन न्यूक्लियर मोशन सो न्यूक्लियाई रिमेन्स फिक्स्ड सो इसी के लिए न्यूक्लियाई क्या रहता है रिमेन्स फिक्स्ड रहता है ड्यूरिंग एक्साइटेशन और एमिशन इसलिए न्यूक्लियाई रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग एक्साइटेशन और एमिशन Consequently, transition are represented as a vertical line on a potential energy curve. So इसलिए हम
इसलिए हम ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व से। नाउ ट्रांजिशन probability is determined by Frank Condon factor. So transition probability determine करते हैं by Frank Condon factor से। The square of the overlap integral, the square of the overlap integral of the initial and final vibrational wave function, the square of the overlap integral of the initial and final vibrational wave function, जिसको फ्रैंक क्वांटा फैक्टर हम क्या बोलते हैं, द स्क्वायर ऑफ द ओवरलैप इंटीग्रल, द स्क्वायर ऑफ द ओवरलैप इंटीग्रल ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स बाइब्रोनिक स्पेक्ट्रा, फ्लोरोसेंस, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी एंड द शेप ऑफ यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। नाउ एक बार हम फाइनल फॉर्म रिवाइज कर लेते हैं फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल को समरी में, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो हम बोलेंगे फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल। So, Frank Condon principle states that electronic transition occurs so rapidly that the position of the atomic nuclei remains essentially unchanged during the transition. Means Frank Condon principle state करता है कि electronic transition occurs so rapidly that the position of the atomic nuclei remains unchanged during the transition. इसको अदर वर्ड्स में बोले तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द न्यूक्लियर डू नॉट मूव, hence the transition is represented as a vertical line on a potential energy curve. So हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन न्यूक्लियर डू नॉट मूव, here the transition is represented as a vertical transition on a potential energy diagram. इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में इसको वर्टिकल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन occurs at fixed nuclear position, hence it is shown as a vertical transition. Physical meaning को समझे, so electrons are much lighter and much faster than nucleus. So electronic transition, absorption or emission of light take place in 10 की power minus 15 second, and nuclear motion is much slower. They take 10 की power minus 12 to 10 की power minus 14 second. Therefore, the electronic transition, the internuclear distance remains constant. As a result, transition are shown as vertical lines on a potential energy diagram. इसलिए हम इसको वर्टिकल ट्रांजिशन से शो करते हैं ऑन अ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? एक तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर रहा है हमारे लिए, explain the intensity distribution of vibronic spectra, explain the electronic spectra contains multiple vibrational lines instead of single line. ये हेल्प कर रहा है interpret of absorption, fluorescence and phosphorescence spectra of molecules, essential for understanding of molecular bonding changes during electronic excitation. Now इसकी फाइनल इंपोर्टेंट फॉर्मूला सीट की बात करें, सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पी इनिशियल टू फाइनल साई फाइनल साई इनिशियल डी टाउ मॉड स्क्वायर। फ्रैंक क्वांटम फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई फाइनल साई इनिशियल का होल स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात करें हम, सो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। सो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक मींस ये न्यूक्लियर की पोजीशन है वो अनचेंज रहेगी, न्यूक्लियर की पोजीशन है वो अनचेंज रहेगी। सो हम बोल सकते हैं इसका कंसिक्वेंस हमारे पास क्या, फ्रॉम अ गिवन इनिशियल वर्टिकल लेवल द ट्रांजिशन टू सब वाइब्रेशनल लेवल्स आर पॉसिबल, फॉर ईच ट्रांजिशन हैज अ डिफरेंट इंटेंसिटी डिपेंडिंग ऑन द फ्रैंक क्वांटम फैक्टर। दिस रिजल्ट इन अ वाइब्रोनिक बैंड स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की टेक पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन आर वर्टिकल बिकॉज दे आर मच फास्टर देन न्यूक्लियर मोशन। The intensity of each transition depends on overlap of vibrational wave function. So intensity किस पे डिपेंड करेगी? Transition depends on overlap of a vibrational wave function. Now इसके मैथमेटिकल फंक्शन की बात करें, so the probability transition from initial vibrational state to the in the lower electronic state to a final vibrational state in the upper electronic state is proportional to the square of the overlap integral of the vibrational wave function. Now फ्रैंक क्वांटम फैक्टर क्या होता है? साई इनिशियल साई फाइनल मॉड स्क्वायर। लार्जर द ओवरलैप इंटीग्रल फैक्टर ग्रेटर इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, हेंस स्ट्रॉन्गर इन द इज द स्पेक्ट्रल लाइन। नाउ इसकी एप्लीकेशन की बात करें, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, लार्जर लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल ट्रांजिशन एंड मटेरियल साइंस। नाउ इसके हम लिमिटेशन की बात करें, सो लिमिटेशन में हमारे पास क्या क्या है, सॉरी एप्लीकेशन के बाद लिमिटेशन में हमारे पास क्या है,
हमने एज्यूम कर लिया न्यूक्लियर आर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, बेस्ट वैलिड फॉर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, डज नॉट अकाउंट फॉर स्ट्रॉन्ग नॉन एडिवेटिक इफेक्ट्स। ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग नॉन एडिवेटिक इफेक्ट्स होंगे। सो इंटरव्यू पॉइंट्स के लिए हमारे पास फाइनल इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ट्रांजिशन टाइम 10 की पावर माइनस 15 सेकंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जो कि न्यूक्लियर के लिए 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 14 तक है। ट्रांजिशन एट कांस्टेंट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, फ्रैंक कोंडन फैक्टर डिटरमाइंस इंटेंसिटी, फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ इससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एक ओवरव्यू देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल पे। सो हम उसको डिस्कस करते हैं, फ्रैंक कोंडन फैक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? सो हम बोलेंगे फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन the nuclei of a molecule remains essentially fixed because electronic motion is much faster than the nuclear motion. So Frank Condon principle state that during an electronic transition, the nuclei of a molecule remains essentially fixed because the electronic motion is much faster than the nuclear motion. Electronic transition occurs vertically on a potential energy diagram. So time of a nucleus is very greater than as compared to time of electron. So typical value is 10 की पावर माइनस 15 सेकंड टू 10 की पावर माइनस 13 सेकंड। फिजिकल मीनिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन मूव ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, वेयर एज न्यूक्लियई आर टू हैवी टू चेंज देयर पोजीशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था बहुत इंस्टेंटेनियसली, वेयर एज न्यूक्लियई आर टू हैवी टू चेंज देयर पोजीशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, why are electronic transition called vertical transition? Since nuclei remains fixed during excitation. So हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वर्टिकल क्यों होता है। हमें पता है कि न्यूक्लियाई हम फिक्स्ड मान के चलते हैं, रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग एक्साइटेशन। सो ट्रांजिशन प्लेज विदाउट चेंजिंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सो हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन ऑक्योर होता है विदाउट चेंजिंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हैंस डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। सो इसका फिजिकली क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूल जंप वर्टिकली फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर बिफोर न्यूक्लियाई हैव टाइम टू मूव। मींस मॉलिक्यूल जंप वर्टिकली फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर, मींस मॉलिक्यूल जंप करता है वर्टिकली फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर बिफोर न्यूक्लियाई हैव अ टाइम टू मूव, जब तक कि न्यूक्लियर पे टाइम हो मूव करने के लिए। वाई डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर? वाई डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर देन न्यूक्लियर? इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव क्यों कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर? क्योंकि हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और न्यूक्लियर का मास बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मच लाइटर, देयर वेलोसिटी इज मच लार्जर, so larger mass difference electronic motion almost instantaneous compared to nuclear vibration. so electronic का motion almost instantaneous होता है compared to nuclear vibration. what is Frank Condon factor? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत कई बार पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि फ्रैंक कोंडन फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज फ्रैंक कोंडन फैक्टर? सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ओवरलैप ऑफ अ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ओवरलैप ऑफ अ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ओवरलैप ऑफ अ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। सो फ्रैंक कोंडन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल साई इनिशियल साई फाइनल dr होल स्क्वायर। सो इसमें साई इनिशियल वेव फंक्शन वाइब्रेशनल वेव फंक्शन है, फाइनल वाइब्रेशनल वेव फंक्शन है। सो ग्रेटर ओवरलैप means higher probability of transition. So greater overlap means higher probability of transition, hence stronger spectral lines. So greater overlap means higher probability of a transition, hence stronger spectral lines. Why are some electronics transition more intense than other? So intensity is proportional to Frank Condon factor. So Frank Condon factor
क्या बताता कि मैक्सिमम ओवरलैप जहां पे होगा दो वेव फंक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन वेव फंक्शन का, जहां पे ओवरलैप मैक्सिमम होगा वहां पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। सो मैक्सिमम ओवरलैप गिव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। सो स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन occurs when an initial and final vibrational wave function overlap much most effectively. So strongest absorption occurs means strongest absorption होगा तब when the initial and final vibrational wave function overlap most effectively. Now अगला क्वेश्चन, explain the Frank quantum principle using potential energy diagram. So हम बोल सकते each molecule state has its own potential energy curve. So excitation occurs vertically between two curves. मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेशन होगा दो वाइब्रेशनल स्टेट में, वो वर्टिकली होगा। एक तो हमारे पास ऐसा कर्व आ रहा होता है, एक ऐसा आता है, तो इसमें ट्रांजिशन हमारे पास वर्टिकली होगा, इस पे हमारे पास ट्रांजिशन वर्टिकली होगा। So each electronic state has its own potential energy curve. So excitation occurs vertically between these curves. So vertical transition, उसके corresponding हमारे पास maximum wave function overlap आएगा. So all through electronic energy changes suddenly. The nuclei remains at their original position during the transition. Means जब electronic energy change होगी suddenly, so nuclei remains रहेगा क्या? Remains at their original position during the transition. Now अगला question. How does the Frank quantum principle explain vibronic wave spectra? So Frank quantum principle कैसे explain कर रहा है हमारा vibronic spectra को, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर एक्युमुलेटेड बाय वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, जिसमें हमारे पास दो टाइप की एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। सो दिस प्रोड्यूसेस सब क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। सो दिस प्रोड्यूसेस several closely spaced spectral lines. So electronic excitation simultaneously changes the vibrational state. So electronic excitation simultaneously change करता है vibrational state को because of different equilibrium bond length. Because of different equilibrium bond length. So electronic excitation simultaneously change करता है vibrational state को because of different equilibrium bond length. Now अगला क्वेश्चन हमारा, why do absorption and emission spectra differ? So emission and absorption spectra differ क्यों कर रहा होता है? So हम बोलेंगे excitation occurs when initial जब ट्रांजिशन हो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। सो emission occurs after vibrational relaxation. एंड एक्साइटेशन कब होता है? जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, और एमिशन कब होता है? जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हमारे पास एक्साइटेशन होगा, और एमिशन कब होगा? जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एमिशन होगा। दिस कॉजेस वेवलेंथ ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो वेवलेंथ ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टोक्स शिफ्ट। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्टोक्स शिफ्ट कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स लॉसेस वाइब्रेशनल एनर्जी बिफोर एमिटिंग लाइट। सो वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बिफोर एमिटिंग लाइट। लाइट एमिट करने से पहले अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को लॉस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। एनर्जी लॉस करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, इसलिए हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टोक्स शिफ्ट। सो मॉलिक्यूल लूजेस वाइब्रेशन, मीन जैसे हम मॉलिक्यूल को यहाँ एनर्जी देते हैं, ये हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। द मॉलिक्यूल लूजेस वाइब्रेशनल एनर्जी, फिर यहाँ से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, तो यहाँ एनर्जी लॉस करने के कारण वेवलेंथ इंक्रीज करता है, इसलिए हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं दिस मॉलिक्यूल लूजेस वाइब्रेशनल एनर्जी बिफोर एमिटिंग लाइट। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टोक्स शिफ्ट, जिसको हम रमन इफेक्ट में एक बार डिटेल में समझेंगे। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल? सो हमारे पास एप्लीकेशन की बात करें तो एक तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करो तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फोटोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टडीज में, सेमीकंडक्टर ऑप्टिक्स में, क्वांटम केमिस्ट्रीज में। नाउ अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल एक्सप्लेन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा।
द प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। सो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल की। सो हम बोल सकते हैं हमारे पास दिस प्रिंसिपल एज्यूम्स इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एज्यूम कर रहा था, फिक्स्ड न्यूक्लियाई को डिस्कस कर रहा है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के बारे में बता रहा है। सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। एक तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल एज्यूम कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, फिक्स्ड न्यूक्लियाई को, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को। ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है स्ट्रॉन्ग वाइब्रोनिक कपलिंग को, वेरी स्लो ट्रांजिशन को, नॉन एडिवेटिक इफेक्ट्स को। नाउ और इसका फिजिकल मीनिंग समझे। सो इट इज एन अप्रोक्सीमेशन, ये एक प्रकार से हमने अप्रोक्सीमेशन मानी फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल को, जो कि वैलिड है फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वैलिड ओनली फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओनली। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल एंड बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार पूछते हैं। तो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में क्या रिलेशन है। सो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में क्या बता रहा है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस बाय फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर दोनों सेपरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन एंड न्यूक्लियर वेव फंक्शन। सो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन। सो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस है किसका, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का। मींस इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज मच फास्टर देन न्यूक्लियर मोशन एज्यूमिंग सेपरेट ट्रीटमेंट। इसलिए हम मींस इलेक्ट्रॉनिक का मोशन बहुत फास्ट है किसके कंपैरिजन, न्यूक्लियर के मोशन में, इसलिए हम दोनों को सेपरेटली ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर, इसलिए हम इन दोनों को सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर। व्हाट इज द व्हाई इज द फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। सो इंटरव्यू वगैरह में फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस, वाइब्रोनिक ट्रांजिशन, बॉर्न ओपर अप्रोक्सीमेशन एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कप, इन सबको कनेक्ट कर दे रहा है। सो एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो वर्टिकल ट्रांजिशन होगा, वर्टिकल ट्रांजिशन ओवरलैप, वेव फंक्शन ओवरलैप के लिए होगा, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रैंक कोंडन फैक्टर आएगा। नाउ आखिरी में फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशनल बैंड्स इंस्टेड ऑफ सिंगल शार्प लाइन। सो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशनल बैंड्स, ना कि सिंगल शार्प लाइन। इट प्रेडिक्ट्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी and spectral intensity, fluorescent and phosphorescence and vibronic structure. It is one of the most frequently topic that will be asked in interview. Now formula sheet की बात करें, so time of nuclear is very large as compared to time of electron. Frank Condon factor integral psi initial psi final dr mod square. Intensity is directly proportional to Frank Condon factor, energy of electronic plus energy of vibration, and wave function psi electronic plus psi nuclear. Wavelength of emission is greater than wavelength of absorption. Now आखिरी इंटरव्यू लाइन। सो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन occurs much faster than nuclear motion. Therefore nuclei remains fixed during excitation. इसलिए nuclei fixed रहता है during excitation और emission. And electronic transition are represented as a vertical transition on a potential energy curve. The intensity of a spectral line depends on Frank Condon factor, which is the square of the overlap integral of initial and final vibrational wave function. This principle explains vibronic spectra, fluorescence, and shock shift intensity of distribution in UV visible spectroscopy. It is one of the most important and conceptual topic. So I hope कि हमने फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल को डिटेल में इन डेप्थ समझा, इसका फिजिकल मीनिंग को समझा, एक्चुअल में ये हमें क्या बता रहा है, इसका एप्लीकेशन क्या है रियल वर्ल्ड में, और किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा को समझने के लिए, मॉलिक्यूलर फिजिक्स को इन डेप्थ समझने के लिए, और ये किस तरीके से बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन से कनेक्टेड है। फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल हमें हेल्प कर रहा है अपनी मॉलिक्यूलर फिजिक्स को इन डेप्थ समझने के लिए, और हमें स्पेक्ट्रा जो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जो ट्रांजिशन वगैरह हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को ये डायरेक्टली प्रूव भी कर दे रहा है कि जो हमने माना था वो सही माना है। सो आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।